आप सभी भाई लोगों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके बीच में जो कड़ी चल रही थी वो आपकी बीए फोर्थ सेमेस्टर जो हिंदी साहित्य है, जिसमें अलग अलग गद्य की विधाएँ दी हैं। कोई रेखा चित्र है तो कोई संस्मरण है तो कोई क्या है, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा जो हैं उनके विषय में कुछ एकांकी हैं। तो एकांकी 3 हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब एक रेखा चित्र है जिसका नाम सरजू भैया है, ये आपके सिलेबस में है। तो रेखा चित्र कोई भी हो, सबसे पहली बात, रेखा चित्र होता क्या है वो समझ लीजिए। रेखा चित्र देखिए, कोई इसके खींचा हुआ कोई तस्वीर या चित्र नहीं होता है। ये गद्य की विधा है जिसमें रेखा चित्र को सिर्फ रेखा किसकी होती है, शब्दों की रेखा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी जानवर का हुलिया इस तरह से पेश किया जाता है कि उसकी तस्वीर आपके दिमाग में छप जाती है। फिर आपके दिमाग में ये हो जाता है कि ये आदमी ऐसा होगा, तो उसकी जो तस्वीर है ना आपके दिमाग में उतर जाती है, वही रेखा चित्र होता है। कोई पेंसिल से बना हुआ ड्राइंग में जो रेखा चित्र होता है वैसा रेखा चित्र नहीं होता। इसमें सिर्फ शब्दों की रेखा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का इस तरह से वर्णन किया जाता है कि उसका चित्र हमारे ध्यान में उतर जाता है। फिर हमको ऐसा आभास होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा ही है। भाई उसका रंग है, उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, उसका पहनावा है, उसकी आँख है, उसका नाक है, क्या है, सारी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ उभर कर सामने आ जाती है, जो कि एक रेखा चित्र गद्य की विधा के अंतर्गत होता है। तो देखिए, रेखा चित्र क्या नाम है रेखा चित्र का? रेखा चित्र का नाम है सरजू भैया, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य में है। किसने लिखा है? रामवृक्ष मैनीपुरी जी ने लिखा है। विधा कौन सी है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र होता क्या है? शब्दों की रेखा के माध्यम से वर्णन व्यक्ति विशेष का किया जाता है। रामवृक्ष मैनीपुरी जी का जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर बिहार किया है और मृत्यु उनकी 1968 में दिखाई है। कहाँ दिया है? पिताजी दिखाए हैं श्री फूलचंद, जो कि किसान खेती कियारी से जुड़े हुए आदमी हैं। और लेकिन फूलचंद की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण इनकी जो लालन पालन जो किया है उनकी मौसी ने किया है, रामवृक्ष मैनीपुरी जी का। 1920 में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में पढ़ाई छोड़ने के बाद ऐसे ही युग आंदोलन में ये कूद पड़े। तो वैसे क्या है रामवृक्ष मैनीपुरी? एक लेखक हैं, पत्रकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन भाग लिया है तो स्वतंत्रता सेनानी तो हैं। तो एक लेखक और पत्रकार के रूप में गद्य कुछ विधाएँ हैं, जिनमें कुछ नाटक हैं, कुछ कहानी है, कुछ एकांकी हैं, नहीं क्या, कुछ निबंध हैं, कुछ रेखा चित्र हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने। तो अब इनकी जो कुछ रचनाएँ हैं जिनमें नाम दिया है माटी की मूर्त है, माटी की मूर्त है, रजिया है, मील के पत्थर हैं, गेहूं और गुलाब है, जंजीर और दीवार है, चिता के फूल हैं, पतितों के देश में पैरों में पंख बांध कर उड़ जाते, महाराणा प्रताप, मसाल, समझ लो। ये बहुत सारी काव्य रचना है इनकी जो इन्होंने लिखी हैं। हिंदी साहित्य जगत में रेखा चित्रों में महारथी माना जाता है। तो देखिए, अब यहाँ बात आती है कि ये रेखा चित्र सरजू भैया लिया कहाँ से है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनका ये माटी की मूर्त है। माटी की मूर्त इनके द्वारा रचित क्या है? एक रेखा चित्र है जिसमें कई रेखा चित्र संग्रहित किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि सरजू भैया रेखा चित्र कहाँ से लिया है? माटी की मूर्त रेखा चित्र नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी।
अब देखिए सरजू भैया क्या है, सरजू भैया का रंग रूप क्या है, लंबाई क्या है, क्या पहनता है, समझ लो, कैसा व्यवहार है, नहीं तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। तो थोड़ा सा उनके विषय में अपन देख लेते हैं। देखिए सरजू भैया रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, जिसको रेखा चित्र संग्रह माटी की मूर्त में से लिया गया है। राजू भैया एक साधारण व्यक्ति के जीवन और चरित्र को दर्शाती है। राजू भैया कैसा व्यक्ति है? एक साधारण व्यक्ति है जिसका चरित्र भी अच्छा है, जिसका जीवन सादा जीवन उच्च विचार है। दूसरा इसका जो रेखा चित्र है, सरजू भैया के प्रति लेखक का स्नेह और सम्मान आत्मीयता को दर्शाता है। हो सकता है कि जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी के आसपास में ही ये सरजू भैया रहे हों, उनका घर हो, तो वहाँ वो दिया है कि इसने सम्मान और आत्मीयता का भाव दर्शाया है। किसने? लेखक ने। सरजू भैया जैसे दिया है कि सरजू भैया को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो गरीब है और साधारण होने के बावजूद भी उच्च आदर्श से भरा हुआ है। गरीब व्यक्ति है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति किससे भरा है? उच्च आदर्शों से भरा है। मूल जो मानवीय मूल है, मानवीय मूल है, वो उसके अंदर कूट कूट के भरे हैं। आदर्श की जो चीज़ें हैं, जो मानवीय व्यवहार है, वो कूट कूट के भरा है। समझ लो आप, तो मूलों के साथ जीता है। उसके सरजू भैया की सादगी, ईमानदारी और सेवा लेखक को बहुत प्रभावित करती है। जो सरजू भैया है वो कैसा है? सादा जीवन विचार है, सादगी है, ईमानदारी है और सेवा भाव, जो मानवीय सेवा भाव है उसमें भरपूर सेवा देता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी उनसे बहुत प्रभावित हुआ है, इसीलिए उनके विषय में रेखा चित्र खींचा है उन्होंने। लेखक ने सरजू भैया की शारीरिक विशेषता जो है उसके विषय में दिखाया है कि सरजू भैया क्या है। अब देखिए विशेषता में क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो गांव में सबसे लंबा दुबला पतला आदमी है, पहली विशेषता दिखाइए कि गांव में दुबला पतला सबसे लंबा व्यक्ति है। दूसरी चीज़ क्या दिखाई है? रंग कैसा दिया है? सामने रंग का है, दुबला पतला है, सबसे लंबा है और बगुले जैसी लंबी टांगों वाला है। अरे उसकी शारीरिक जो संरचना है वो उसका उन्होंने दिखाया है कि बुगली जैसी या कहीं की सारस जैसी लंबी लंबी उसकी टांगें हैं और चिंपांजी की तरह बाहें। चिंपांजी जो जानवर होता है जिसके लंबे लंबे हाथ होते हैं, उसी तरह से लंबे हाथ किसके हैं? सरजू भैया के हैं। और क्या है कि पोशाक में धोती कुर्ता पहनता है, पोशाक जो है उसमें धोती कुर्ता पहनता है, कंधे पर एक गमछा या कहीं क्या अंगूठी रुमाली वो डालता है। नाक लंबी है, भौहें सघन है, नाक थोड़ी लंबी दिखाई है, भौहें थोड़ी सी सघन दिखाए हैं। और उसके साथ में क्या दिया है कि बड़ी बड़ी आँखें, गाल पिचके हुए दिखाए, बड़ी आँखें दिखाई हैं और गाल पिचके दिखाए हैं। अंग की सिराएं दिखाई दे जाती हैं, अंग की सिराएं। इसका मतलब कि सरजू भैया की तस्वीर कैसी दिखाई देती है? भूख मरे मनहूस आदमी जैसा मालूम होता है कि जैसे कभी बहुत दिनों से खाना नहीं मिला हो, जैसे किसी ने देख लिया हो तो मनहूस जैसा दिखाई देता है। अरे उसके शरीर की नसें सिराएं का मतलब होती है नसें, उसके अगर कपड़ा खोल दे तो वो एक शारीर का ढांचा खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या दिखाई? सादगी, ईमानदारी, सेवा भाव। ये क्या है? उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसीलिए लेखक का स्नेह सम्मान आत्मीयता का भाव उससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए सरजू भैया जो है वो स्वभाव से कैसे दिखाए हैं। सरजू भैया स्वभाव से बड़े मिजाज कहीं की मिलनसार दिखाए हैं और हंसी मजाक या हंसोड़ मन के व्यक्ति दिखाए हैं। अरे हंसी मजाक करना हंसोड़ मन का व्यक्ति होता है
और मिलनसार व्यवहार कुशल दिखाया है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है। तो अब देखिए सरजू भैया के पिता क्या है, गुमास्ता जी, गुमास्ता जी। इसका मतलब है कि सरजू भैया के पिता गुमास्ता जी गांव के अच्छे किसानों में से माने जाते हैं, अच्छे किसान हैं गांव के, उनकी इज्जत भी है। और क्या है, रुपया गल्ला जो है उसका अच्छा लेन देन भी था इनके पिताजी का। इसका मतलब है कि खाते पीते घर के थे। लेकिन गुमास्ता जी अर्थात उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद सरजू ने लेन देन चौपट कर दिया। सरजू ने लेन देन चौपट कर दिया। जो पिताजी की संपत्ति का लेन देन चल रहा था ना, वो लेन देन अब सरजू के राज में नहीं, लेन देन चौपट कर दिया है। बाढ़ ने खेती को बर्बाद कर दिया, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आई, खेती का सत्यानाश हो गया। इधर भूकंप आ गया, घर का सत्यानाश हो गया। अब गरीबी आनी है, आदमी और गरीब हो गया, लेन देन पहले ही चौपट हो गया। उसके बाद क्या दिया, उनके पिता का अच्छा खासा जो बैठक बनी हुई थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैठक खाना बोलते हैं, या फिर अपन घर का जो बैठक होता है, जहां आज कभी बैठक हुआ करती थी गुमास्ता जी अर्थात उनके पिताजी की, लेकिन आज उस जगह सरजू भैया की क्या बनी है, राम मनैया दिखाई दे रही है। राम मनैया, इसका मतलब कोई झोपड़ी है जो सरजू भैया की राम मनैया के नाम से सबको दिखाई देती है। क्या दिया है, सरजू भैया के पिता गुमास्ता जी कहलाते हैं अच्छे लेन देन वाले थे। गांव में उनके पास जो संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं थी तो लेन देन चलता था, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। वे अपने परिवार का ही नहीं बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मन से करते थे। अरे अपने परिवार गांव के ही लोगों की नहीं, जो बाहर से आया हुआ आगत अतिथि है ना, उसकी सेवा बहुत बड़े मन से वो करते थे। लेकिन निर्बल स्वभाव होने के कारण दूसरों के चलते परोपकार के चलते न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, लेकिन जो है ये सरजू भैया ये थोड़ा सा परोपकारी भाव का है, दूसरों के काम को बटाने वाला है। इसीलिए उसने क्या दिया है कि अपने परिवार का नहीं, सबका आगे की जो भी आता सबके आदर सत्कार करते, सेवा पूजा भी बड़े भाव से करते थे। लेकिन निर्मल स्वभाव होने के कारण और दूसरों के चलते परोपकार के कारण अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति को भी कुछ कम हानि नहीं हुई। इसका मतलब लेन देन चौपट हो गया, खेती क्यारी बर्बाद हो गई, मकान भी चला गया, लेकिन सरजू भैया मस्त है, उसको कोई चिंता नहीं, इसलिए आबाद भी कम हो गई। लेकिन क्या दिया है कि ईमानदार है, सादा जीवन उच्च विचार है, मजाक के आसोड़ मन का व्यक्ति है, मिलनसार है, खुश मिजाज है। तो क्या दिया है कि हमेशा उपकार में ही लगे रहना। अरे दूसरों के उपकार में ही, दूसरों के काम में ही लगे रहना उनका काम था। सरजू भैया फुर्तीला कामकाजी आदमी था, फुर्ती बहुत थी, क्योंकि हल्का शरीर है तो फुर्ती थी। कामकाजी आदमी, इसका मतलब हर काम में अपना हाथ बटाता था तो सबको ही अच्छा लगता था। तो जो हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहता, जिसको हम लेखा निम्न कथनों के माध्यम से दिखाया है उन्होंने कि कहाँ कहाँ कैसे काम करते, लेकिन करता कौन, सरजू भैया। अब इसमें देखिए क्या दिया है, निम्न पॉइंटों के माध्यम से बताया है कि गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य जी को बुलाने कौन जाएगा, सरजू भैया। पूरी गांव की जिम्मेदारी को लेकर चलता है सरजू भैया, इसीलिए सबको अच्छा है, लेखक को भी अच्छा लगा है, इसीलिए आत्मीयता स्नेह का भाव दिखाया है, इसीलिए उन्होंने इनके विषय में रेखा चित्र लिखा है। तो क्या दिया है कि गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य जी को बुलाने कौन जाएगा, सरजू भैया। क्या दिया है, हृदय को बाजार से सौदा सुलभ लाना है, बाजार का सौदा सुलभ लेने कौन जाएगा, सरजू भैया। क्या दिया है, राम कुमार के मामा गांव में बीमार है, उसकी खोज खबर लेने कौन जाएगा, सरजू भैया।
परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करानी है, जिसका शनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी की मौत हो जाए तो कफन की जिम्मेदारी लाने की किसकी है? सरजू भैया। गांव की सभी जिम्मेदारी कौन उठाता है? सरजू भैया। इसका मतलब है कि सरजू भैया ही पूरे गांव की जिम्मेदारी को उठाकर अपने सिर पे लेकर चलता है। फिर भी उसके अंदर कोई शिकवा गिलानी नहीं है। हर कोई व्यक्ति का चरित्र चित्रण ऐसे नहीं होता। व्यक्ति का चरित्र चित्रण कब और रेखा चित्र कब बनता है? जब उसके अंदर कुछ विशेष क्वालिटी गुण है जो सबका हितैषी है। तो हो सकता है कि बेनीपुरी रामवृक्ष बेनीपुरी जी के आसपास रहा हो, उस गांव में हो, उन्होंने देखा हो, तो देखा है जब भी जाके उन्होंने उसका रेखा चित्र खींचा। तो इसमें ध्यान रखना सरजू भैया है जो एक मानवीय गुणों से भरपूर है, जिसमें कैसा दिया है? मिलनसार मजाकिया हंसोड़ स्वभाव का दिखाया है, सादगी ईमानदारी और सेवा भाव से युक्त दिखाया है, सही। और चरित्र जो है, अब ऐसा जो पाठ होता है ना, उसमें ध्यान रखना चरित्र चित्रण, क्योंकि नायक सरजू भैया है, तो सरजू भैया का नायक जो है ना चरित्र चित्रण, उसका इम्पोर्टेंट है। तो उन चरित्र चित्रों को थोड़ा सा देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पहली बात तो यह है कि सरजू भैया क्या है कि चरित्र चित्रण में आप लिख सकते हो कि एक बेहद मिलनसार व्यक्तित्व वाला धनी है। क्या है? एक बेहद मिलनसार के व्यक्तित्व का धनी है, उदार स्वभाव का व्यक्तित्व है, सबकी मदद करने वाला है, दूसरों का उपकार करने वाला है, सहृदय व्यक्तित्व है, दूसरे के दुख को बड़ी जल्दी समझकर भागीदारी निभाता है, त्याग की भावना है, अहंकार से रहित है। अहंकार होता तो उपकार नहीं करता, इसलिए त्याग की भावना उसके अंदर है, अहंकार से रहित दिखाया है। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है, सत्यनिष्ठ और व्यवहार कुशल दिखाया है, व्यवहार कुशल दिखाया है, हंसोड़ मन का दिखाया है, और आत्मविश्वास भी उसके अंदर कूट कूट दिखाया है। परिस्थितियों के मारे हैं, परिस्थितियों के मारे, इसका मतलब जैसे परिस्थिति बाढ़ ने खेती को बिगाड़ दिया, भूकंप ने घर को बिगाड़ दिया, परिस्थितियों के मारे हैं, इसलिए गरीबी ने उसको घेर लिया है। मानव मूल्यों की परिपूर्ण है, जो मानवीयता के गुण हैं, जो मानव मूल्य हैं, जो परम धर्म और सेवा, अरे जो दूसरों की सेवा करते हैं ना, वो मानवीय मूल्यों से भरा पूरा है। क्या दिया है? सहज विश्वासी है, सहज आसानी से ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि गर्व अहंकार नहीं। ममता पूर्ण हृदय है, जिंदा दिली है, जो जिंदगी है उसको जिंदा दिली से जीतता है और अपनी जिंदगी को जीता है। ममता पूर्ण है, इसका मतलब प्रेम भाव उसके अंदर है, और हंसोड़ स्वभाव दिलखुश आदमी है। तो ये सारी की सारी क्या है? उसके चरित्र से संबंधित चरित्र चित्रण में आप इन सब बातों को लिख सकते हो। ये था आपका क्या? सरजू भैया रेखा चित्र। नमस्कार।